हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्ल कल्चर के बारे में। इससे पहले हम बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे पिक्सी कल्चर, एक्वा कल्चर, सैरी कल्चर, ब्लैक कल्चर, वर्मी कल्चर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्ल कल्चर के बारे में। तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगने पर कमेंट कर दीजिए जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये कंटेंट जो है यूजफुल लगता है, क्योंकि वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने का तात्पर्य ये है क्योंकि हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले कंटेंट छांटना पड़ता है, फिर उनमें से कौन कौन से अच्छे नोट्स हैं हमें वो लिखने पड़ते हैं, एंड देन उनको पढ़ना पड़ता है, उससे अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है, फिर जाके हम आपके सामने कंटेंट लेके आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पर्ल? पर्ल क्या होता है? पर्ल का हिंदी मीनिंग है मोती। एक ऐसे प्रीसियस गेमस्टोन या फिर ऐसे रत्न जिसको बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता है। पुराने ज़माने में भी इसको बहुत ज़्यादा सहेज के रखा जाता था, इनको विरासत माना जाता था कि हर समुदाय के सदस्यों के पास ये कीमती रत्न पाए जाते थे। और इनकी खास बात एक और है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, लिविंग बीइंग के अंदर बनते हैं, तो भी ये खास होते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स के अंदर ये बन रहे हैं वो मॉलस्कस के प्राणी होते हैं, मॉलस्कस के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ऑयस्टर्स हो गया, मसल्स हो गया, इन सब में ये देखने को हमें मिलते हैं। पर्ल कल्चर में मेंटल ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन टेक्निक्स भी शामिल होती है, जिसके उपयोग से हम क्या करते हैं, जब हमें कोई आर्टिफिशियल पर्ल बनाना होता है या फिर कल्चर करना होता है पर्ल को, तो हम क्या करते हैं, उन सबको खुद से रेयर करना शुरू कर देते हैं। जिन ऑयस्टर्स में पर हमें बनाना होता है उसकी जो टेक्निक होती है वो मेंटल ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन टेक्निक होती है, जिसको हम आगे आने वाले स्लाइड्स में विस्तार से देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ पर्ल कल्चर। हिस्ट्री ऑफ पर्ल कल्चर क्या है? पर्ल की एक बहुत अच्छी और बेहतरीन हिस्ट्री है, क्योंकि पुराने ज़माने से भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, इसको विरासत माना जाता था और बहुत अच्छे से लोग इसको सहेज के रखते थे, और जिसके पास ये होता था वो एक अच्छी कैटेगरी में को रखा जाता था। पर्ल के कल्चर की हिस्ट्री का एक रिव्यू हमें बहुत हजारों साल पहले शुरू हो गया था, और इसको पढ़ने को मिलता है कि जब जो समुद्र में जब एक पहली बार एक ऑयस्टर्स देखा गया था और उसको जब तोड़ा गया तो हमें एक सुंदर सा मोती देखने को मिला। और ये सब जो घटनाएं थी वो एक्सीडेंटली हुई थी, अचानक से हुई थी। इसके बाद जो प्रिविलेज्ड क्लासेस होती हैं, जिनको विशेष अधिकार मिले होते हैं अपने वर्गों में, उनके मेंबर्स के पास ये प्रीशियस जो रत्न है वो देखे जाते थे और इनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जाता था जिनको ये मिलते थे। नेचुरल वर्ल्ड में ये यूनिक एक्सटेंशंस की वजह से इसे कॉस्मेटिक्स में रखा गया है। कहा जाता है कि ये सजावट, सुंदरता का प्रतीक है, और जिसके पास भी ये होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें हारों में, अंगूठियों में भी ये देखने को काफ़ी मिलते हैं। जब सिविलाइजेशन में, सभ्यता में, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था और बहुत पुराने समय से इसका यूज किया जा रहा है सभ्यताओं में। ठीक है, जापान में 19th सेंचुरी के एंड में एक व्यक्ति था, किकोजी मिनीमोटो, जो कोकीजी जो मिकीमोटो थे। ये कौन थे? ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पर्ल कल्चर की इंडस्ट्री को फेमस किया था। ये पहली बार इन्होंने पर्ल को कल्चर करना शुरू किया था मेनली। ठीक है, जो पिनकट्टा फ्यूकाटा था, एक ऑयस्टर था, मॉलस्कस का एक प्राणी था, एक ऑयस्टर था। इसके अंदर पहली बार पर्ल को कल्चर किया गया था।
अब वो पर्ल को कल्चर कैसे किया जाता है, कैसे पर्ल बनाए जाते हैं और कैसे खुद ब खुद ही बनते हैं, इसके सारी जो कितनी भी प्रक्रिया है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम खाली इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि एक साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट तो नहीं, एक व्यक्ति थे कोकिची मिकीमोटा। इन्होंने क्या किया था, जापान में 19th सेंचुरी में पर्ल को कल्चर किया था, वो भी किसमें, पेनिकट्टा फ्यूकाटा में। ठीक है, आगे पर्ल को कल्चर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सी वाटर, राइट। सी वाटर में ही देखने को भी मिलते हैं, समुद्री पानी में। अब आप एक साइड डायग्राम देख रहे होंगे ऑयस्टर्स का, और ऑयस्टर्स के अंदर राइट साइड में आपको दिखाया गया है ऑयस्टर्स के अंदर पर्ल्स बने हुए हैं। अब ये बनते कैसे हैं, इसका मैकेनिज्म, इसकी फॉर्मेशन हमें पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं पर्ल फॉर्मेशन के बारे में। मोलस्का के कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं, वो बाइवेवल्स होते हैं। इसका मतलब जिनके पास कोई भी हेड नहीं होता, विदाउट हेड, नो हेड, और वो ही क्या बनाते हैं, पर्ल बनाते हैं। ठीक है, ये जो जीनस होता है पेनिकट्टा, ये बहुत ज़्यादा यूनिक जीनस है, या फिर इसको हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। पर इसके अलावा भी कुछ होते हैं जीनस, जैसे यूनियो, एनिडोंटा जीनस, ये भी बाइबल्स है, पर ये उतने खास पर्ल नहीं बनाते, मतलब इनके पर्ल में उतनी सुंदरता नहीं होती। ठीक है, दिखने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्वांटिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अब ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। जो पर्ल होते हैं या फिर जो ऑयस्टर्स होते हैं, इनके अंदर एक मेंटल कैविटी पाई जाती है, राइट। जैसे कि हमने पर्ल का जो डायग्राम देखा था, हमने देखा पर्ल कुछ सॉरी, जो ऑयस्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ऑयस्टर्स का जो हमने डायग्राम देखा था तो हमने ऐसे कुछ देखा था। अब ये ऑयस्टर्स के अंदर एक मेंटल कैविटी पाई जाती है। अब ये मेंटल कैविटी क्या करती है, जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर कोई इंसेक्ट या फिर कोई लार्वाई, कुछ भी, कोई धूल का कण, कुछ सैंड, कुछ भी अगर इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, ऑयस्टर्स के अंदर आ जाता है, तो ऑयस्टर्स के अंदर जो मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर क्या होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाता है। ठीक है, ऑयस्टर्स है, उसके अंदर मेंटल कैविटी प्रेजेंट है, अगर उसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई बाहरी ऑब्जेक्ट आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, सैंड, पैरासाइट, स्मॉल लार्वाई, ठीक है, कुछ भी आ जाता है, तो क्या करता है, जो मेंटल कैविटी है ना, ये एक चीज का सिक्रीशन करती है, इरिटेट हो जाती है और एक चीज का सिक्रीशन करती है, याद रखिए। और उस चीज को क्या बोलते हैं, नेक्रे बोलते हैं। ठीक है, नेक्रिक सेल्स होती हैं और इस सेल्स का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। और ये क्या करती है, जो सैंड या फिर जो भी चीज उसके अंदर आई है, उसको चारों तरफ क्या करने लग जाती है, एक लेयर बनाने लग जाती है, राइट। उसके चारों तरफ एक लेयर बनाने लग जाती है, और उस लेयर बनने के बाद क्या होता है, जो भी चीज उसके अंदर आई थी वो उसके अंदर कैद होके रह जाती है, और बाद में हम देखते हैं कि वो चीज क्या हो जाती है, पर्ल बन जाती है। अब इसका प्राइस क्या है, ये किस प्राइस से मार्केट में बिकता है, इसकी वैल्यू जो है, हमें इसका साइज और क्वांटिटी कैसी है, कैसा दिखने का, कैसा है, कैसा दिख रहा है, क्या यूज है, ये देख के हमें इसका प्राइस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। देखिए यहाँ पर इसकी जो मेंटल कैविटी प्रेजेंट थी, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो है मेंटल कैविटी प्रेजेंट थी, मेंटल प्रेजेंट था, यहाँ पर मेंटल की सेल्स प्रेजेंट थी। अब कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आया और फॉरेन ऑब्जेक्ट कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आके बैठ गया। अब क्या हुआ, जो यहाँ पर जो बीच में जो प्रेजेंट है, ये क्या, नेक्रे की सेल्स है, ये नेक्रे की सेल्स है। अब ये नेक्रे की सेल्स क्या करती है, इसके चारों तरफ क्या करती हैं, एक वॉल बनाना शुरू कर देती है। ये वॉल कैसी होती है, आप देख रहे होंगे कि वॉल, अब ये वॉल बढ़ती जा रही है, ये सेल्स की जो लेयर है ये बढ़ती जा रही है, और इसके अंदर एक जो भी ऑब्जेक्ट गया था, जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट गया था, वो क्या होता है, कैद होते जा रहे हैं। और बाद में ये पूरी तरीके से पैक हो जाता है। पैक होने के बाद जब ये इसको हम देखते हैं या फिर ऑयस्टर से बाहर निकालते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है, जो चीज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्ल बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि पर्ल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ऑयस्टर था, उसके अंदर मेंटल कैविटी प्रेजेंट थी, एक बाहर से कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया, कोई भी हो सकता है, सैंड हो सकता है, आपका पैरासाइट हो सकता है, लार्वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आया, जैसे मेंटल पर प्रेजेंट हुआ, तो उसने क्या किया, मेंटल को इरिटेशन होनी शुरू हुई, और उस इरिटेशन की वजह से क्या हुआ, उसने नेक्रे की सेल्स का सिक्रेशन करना शुरू कर दिया। जैसे ही नेक्रे के लेयर्स उस
फॉरेन ऑब्जेक्ट के चारों ओर लगी तो बाद में क्या बना दिया उसने, पर्ल बना दिया। आगे हम बढ़ते हैं। अब अगर हमें इसको कल्चर करना है, पर्ल को खुद बनाना है, ठीक है, अब क्योंकि पर्ल्स की मात्रा इतनी बढ़ गई है, मोतियों का बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है, सबको इसकी डिमांड है, मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है। अगर हम इसको अब हमें इसको बनाना पड़ेगा, राइट, बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसको बनाना भी पड़ेगा। तो अब हम इसे कल्चर कैसे करेंगे, हम इसे कैसे बनाएंगे, ह्यूमन इसे कैसे बनाएगा, क्योंकि नेचुरली तो ये बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं हमने पढ़ लिया, पर अगर हम इसको आर्टिफिशियली बनाना है, हमें इसे कल्चर करना है, तब हमें कौन कौन सी मेथड्स देखनी पड़ेंगी, उपयोग में लानी पड़ेंगी, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ पर्ल ऑयस्टर्स। हम क्या करेंगे, पहले पर्ल ऑयस्टर्स जो होते हैं उसका कलेक्शन करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस इंजर्शन करेंगे, जैसे कि वहां पर फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जा रहा था ना, हम यहाँ पर न्यूक्लियस का इंजर्शन करेंगे, उसको उसके अंदर डालना। अब पहले हम शुरू करते हैं कलेक्शन ऑफ पर्ल ऑयस्टर्स। पर्ल ऑयस्टर्स का क्या करना, कलेक्शन करना। जब जो गोताखोर होते हैं, जो सीमेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, समुद्र के तल पर जाके ऑयस्टर्स को एकत्र करके लाते हैं, ठीक है, इकट्ठा कर लाते हैं, और उनकी जो एज होती है, उनकी जो हेल्थ होती है, उसके हिसाब से उसको छांटते हैं, और छांटने के बाद 6 से 7 मंथ तक उसको एक रफ बॉटम में, एक सैलो वाटर में बिना हिलाए रख दिया जाता है। क्यों करा जाता है ऐसा, जैसे कि हम किसी भी चीज को उसके इन्वायरमेंट से निकाल कर ला रहे हैं और दूसरे इन्वायरमेंट में अचानक से रख दे रहे हैं, तो वो चीज खराब हो सकती है, राइट, उसका वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है और जहाँ हम ला रहे हैं उसको वाला इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा, तो इतनी जल्दी तो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, तो खराब हो सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे 6 से 7 महीने तक का, ठीक है, टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर। और उसके लिए वो जो अब क्या होता है, जो ऑयस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एग देते हैं, राइट। अब उन एग को पकड़ने के लिए हमको क्या करना है, अगर ऑयस्टर्स ने अपने एग दिए तो उन एग को हम पकड़े और फिर उन एग से क्या बनेंगे, फिर से ऑयस्टर्स बनेंगे। तो उन एग को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, हम केज बनाते हैं, और वो उस केज को हम कहते हैं, एक टेक्नोलॉजी होती है स्पैंड, और इस स्पैंड से हम क्या करते हैं, उसका संग्रह करने लग जाते हैं, ठीक है। स्पैंड्स का संग्रह का एक पिंजरा जैसा होता है, और एक भारी जो होता है, इसमें वायर फ्रेम लगा होता है, ठीक है। इस भारी वायर फ्रेम के द्वारा इसको तैयार कर दिया जाता है, और उसकी लेंथ कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पर 84 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 54 सेंटीमीटर, सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, जो केज है, जो पिंजरा है, उस ऊपर लगाया जाता है, और इस पर क्या करा जाता है, सीमेंट के एक सैंड की क्या करी जाती है, एक क्लॉड बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जो ऑयस्टर्स होते हैं उनका जो चिपचिपाहट है वो सैंड पर चिपक जाए अच्छे से, ठीक है, वो चिपचिप होता है, वो सैंड पे आके चिपक जाए, और उससे क्या होगा, इसके क्या होगा, उस पिंजरे में फंस जाएंगे और उनको आसानी से कलेक्ट किया जाता है। स्पेंस कलेक्टरों को तैरते हुए जो राफ्ट से 6 मीटर की गहराई पर सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड को बोलते हैं, निलंबित किया जाता है। उन जो एरियाज होते हैं, उन एरिया में जो है लंगर डाल दिया जाता है पूरे एरिया में, जैसे हम कहते हैं ना, हमने आज लंगर डाला है, आपने कई फिल्मों में सुना होगा। तो इसमें क्या, वहाँ पर उस जितना भी एरिया है वहाँ पर लंगर डाल दिया जाता है, ताकि वहाँ पर क्या हो, पूरे एक के पूरे एक कलेक्ट कर लिए जाए आसान से, ठीक है। और यहाँ पर जो होते हैं, और यहाँ पर जो है ये जो टेक्निक है बड़ी अच्छी है, और इससे जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, सारे एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस इंजर्शन, ठीक है। अब जो ऑयस्टर्स हमें मिल चुके हैं, अब हमें उनके अंदर कुछ ऐसा डाल देना है जिससे वो बाद में क्या बनाए, पर्ल बनाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं इनका, कैसे ऑपरेशन करते हैं वहाँ भी आपको आगे दिखाया जाएगा एक इमेज में। ऑपरेशन के लिए जितने भी चुने गए ऑयस्टर्स होते हैं उन्हें मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पहली बात उनका ऑपरेशन करना है, दूसरी बात उन्हें शॉक भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो शॉक को झेल पाए। अगर वो शॉक को झेल पाएंगे तो क्या होंगे, इरिटेट होंगे, और इरिटेट होने के बाद क्या करेंगे, अपना मुंह खोल पाएंगे। कैसे, मैं आगे आपको बताती हूँ। जैसे फिर ऑयस्टर्स को थोड़े टाइम के लिए सफोकेशन में रखा जाता है, घुटन में रखा जाता है, ताकि वो अपने जो वॉल होते हैं ना, जो उनके वॉल्व होते हैं उनको खोलें और हम उनके बीच में गैपिंग शुरू कर दें, ठीक है। फिर एक स्मॉल जो बैम्बो वाला जो 2 वॉल्व के बीच में ऐसे उसको डाल दिया जाता है, वो मतलब वॉल खुलती है जैसी ऑयस्टर्स की, एक बैम्बू का जो ट्री होता है वहाँ पर, मतलब ट्री नहीं, बैम्बू का जो लकड़ा होता है, हम उसको वहाँ पर डाल देते हैं और उनको वर्टिकली रख दिया जाता है।
ताकि एनिमल्स जो है वाइव बंद ना होने दे, उनके जो वाइव्स होते हैं उनको बंद ना होने दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रहा है आपका ऑयस्टर्स का ऑपरेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू। अब ये ग्राफ्ट टिश्यू क्या होता है और इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, ये जो काम होता है, जो ग्राफ्ट टिश्यू को बनाने का जो काम होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए। ये जो काम है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ किया जाता है। ग्राफ्ट एक लिविंग हेल्थी ऑयस्टर से तैयार किया जाता है जिसमें नैक्रेज सिक्रीशन करने की क्षमता होती है। अब आप खुद ही सोचिए, जहाँ पर ऑयस्टर्स में कोई गंदगी जा रही थी और वो अपनी क्या कर रहा था, नैक्रेज सेल्स का सिक्रीशन कर रहा था इरिटेशन होने के बाद, पर यहाँ पर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस इंजेक्शन कर रहे हैं ना, यहाँ पर कोई गंदगी उसके अंदर नहीं जा रही है। अब यहाँ पर हमें एक ऐसे टिश्यू की जरूरत है जो क्या करे, नैक्रेज सेल्स का सिक्रेशन करे। और यहाँ पर क्या होती है, वो नैक्रेज जो ग्राफ्ट टिश्यू होते हैं नैक्रेज सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, इसकी पावर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होते हैं, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 75 सेंटीमीटर मापने वाले जो मेंटल टिश्यू का एक स्मॉल पीस लिया जाता है और म्यूकस को स्पॉन्ज की हेल्प से बिल्कुल साफ कर लिया जाता है। जितना भी म्यूकस होता है स्पॉन्ज की हेल्प से हम बिल्कुल उसको साफ कर लेते हैं। और मेंटल का जो थिक आउटर किनारा होता है ना, मेंटल का जो थिक, आपको मैंने मेंटल दिखाया था इससे पहले इमेज में, उसका जो थिक किनारा होता है, उसके जो साइड का जो वॉल होती है, जो थिक किनारा होता है, उसको बिल्कुल काट दिया जाता है, जो कि उस टिश्यू को क्या बनाता है, चिकना बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसको एकदम स्मूथ बनाने का काम करता है। राइट, अब मेंटल टिश्यू के जितना भी बचा हुआ जितना भी स्थान होता है, वो थिन पोर्शन को 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग नैरो पीस के शेप में काट दिया जाता है। फाइनली टिश्यू को एक डेफिनाइट शेप दिया जाता है और इस डेफिनाइट शेप के स्मॉल स्क्वायर पीसेस में अच्छे से अलग अलग करके काट दिया जाता है। ठीक है, अब इसका जो यूज किया जाता है कहाँ पर, न्यूक्लियस के आधार पर इसका यूज किया जाता है कि कैसा न्यूक्लियस डाला गया है। ग्राफ्ट टिश्यू को क्लीन सी वाटर में मॉडरेट टेम्परेचर में लगभग 70 सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के तहत रखा जाता है। ग्राफ्ट को होस्ट पर्ल ऑयस्टर्स के अंदर 20 मिनट्स के भीतर रखा जाता है। ठीक है, मतलब 20 मिनट्स तक लगभग इसको रखना जरूरी होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल न्यूक्लियस। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक सुटेबल न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, पर्ल तभी बनता है जब उसके पास कोई फॉरिजन ऑब्जेक्ट होता है। फिर भी जब कैल्सीरियस न्यूक्लियस, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, नेक्रे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी तरीका हो सकता है, क्योंकि जब नेक्रे की सेल्स जो है रिलीज करती हैं अपनी, उनकी लेयर बनाती हैं, तो क्या बनता है, पर्ल बनता है। और आज क्या हो रहा है, सबसे अच्छा तरीका है न्यूक्लियस को इंजर करने का। और जापान के ओसाका में ये जो है न्यूक्लियाई बेड जो है बनाए जाते हैं और पर्ल कल्टीवेशन को कल्टीवेटर्स को बेचे जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इंडिया में जो न्यूक्लियस की तैयारी के लिए इस टाइप के जो न्यूक्लियस लाइक जैसे जेंकस पायरम हो गया, आसानी से मिल जाते हैं। और सैक्रिन चांक जिनमें जेंकस की जो एक प्रजाति है, इससे बड़े पैमाने पर उपयुक्त जो है न्यूक्लियस हमें मिल जाते हैं और ग्राफ्ट टिश्यूज तैयार कर लिए जाते हैं, जिससे एक्सीलेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब कि सारी टेक्निक बहुत अच्छी मिल चुकी हैं, आज हमें ऑयस्टर्स मिल जाते हैं, फिर हम इसमें न्यूक्लियस का इंजेक्शन करते हैं, हम ग्राफ्ट टिश्यू बनाते हैं ताकि नैक्रे सेल्स का सिक्रेशन हो सके। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस की पोजीशन देखते हैं। हम एक बैम्बू बैम्बू एक स्टिक लगाते हैं उसके वॉल्स में, ताकि उनके वॉल बंद ना हो, और उनको सफोकेशन करते हैं ताकि वो इरिटेट होकर अपनी वॉल को खोलें और हम उसमें से पर्ल ले सकें। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है। अब क्या होता है, न्यूक्लियस इंजेक्शन ऑपरेशन शुरू हो जाता है। क्या करते हैं, जब उनकी जो होती है उनके लिए अच्छी परिस्थितियाँ आ जाती है, जब उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती है, तो ऑयस्टर्स को सैलो वाटर से निकालते हैं अब, और निकालने पर मैंथनॉल को मिक्स किया जाता है सी वाटर के साथ और लेबोरेटरी में ले आया जाता है। ऑयस्टर्स को डेस्क क्लैंप के साथ लगाकर उसका राइट वैल्यू ऊपर की तरफ हो जाता है। अब हम उसके
उसका जो वॉल्व होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके वॉल्स को, राइट वॉल्स को क्या करते हैं, ऊपर की साइड करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था वहां उसके वॉल्स को वर्टिकली रख दिया जाता है। अब वर्टिकली रखकर क्या होता है, जो मेंटल फोर्स को स्मूथ किया जाता है और फुट को बॉडी का मास उजागर करने दिया जाता है, ताकि वो यहाँ पर क्या हो, वो हमें उसके जो मेंटल है उनके फोर्स को एकदम से स्मूथ तो बन जाते हैं और जब हम उनको किनारों को काट देते हैं और उसके बॉडी का मास हमें पता चल जाता है अब कितना उसकी बॉडी पे मास प्रेजेंट है। ठीक है, फूड पर अब हम एक चीरा लगाकर बॉडी मास के एक स्मॉल चैम्बर्स तैयार करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम स्मॉल चैनल तैयार करते हैं, ग्राफ्ट टिश्यू का वन पीस जो है न्यूक्लियस के नीचे के जो बेड के रूप में जो जिसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, न्यूक्लियस को बाद में इसमें डाल दिया जाता है और जो ग्राफ्ट टिश्यू के ठीक ऊपर की पोजीशन में रखा जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, सिंपल से समझिए, एक ऑयस्टर लिया है, ऑयस्टर के नीचे मेंटल तो है ही, मेंटल जो है उसके ऊपर हमने ग्राफ्ट टिश्यू बिछाए गए हैं और ग्राफ्ट टिश्यू के ठीक ऊपर पे हमने क्या रखा है, न्यूक्लियस को रखा है। समझ में आया इतना क्या हो रहा है? अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, जो पर्ल जो मास है उसको पर्ल का जो मास होता है, यहाँ पे देखिए, जो पर्ल का जो मास होता है फिर से धीरे से स्मूथ किया जाता है और इसकी प्रचुर मात्रा में सिक्रेट म्यूकस को हीलिंग प्रोसेस में जो है हेल्प कराया जाता है और हेल्प करता है जो इसका म्यूकस होता है। आगे क्या होता है, न्यूक्लियस इंजेक्शन के बाद बैम्बू के जो हमने पेजेस डाले होते हैं उसको हटा देते हैं हम और ऑयस्टर्स को फिर से रेयर केज में ट्रांसफर्ड किया जाता है। अब हमने सारा ऑपरेशन पूरा कर दिया है और इसको इसकी जगह पर ट्रांसफर कर दिया है। ऑपरेशन के झटके से उभरने के लिए कुछ वीक्स तक इनको रखा जाता है और रखा जाता है, कुछ सप्ताह तक इनको रखा जाता है और इन पर नज़र रखी जाती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब सही है या नहीं है। ठीक है, 2 से 3 महीने मीटर्स की गहराई पर राफ्ट के साथ इनको सस्पेंड किया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, वहाँ पर इनको रखा जाता है। उसी ऑयस्टर्स में सेकेंड न्यूक्लियस डालने के लिए लेफ्ट और से ऑपरेशन किया जाता है और न्यूक्लियस को गोनाड टिश्यू जो होते हैं इसमें डाल दिया जाता है। तीसरी टिश्यू के इंजेक्शन की सेल शायद ही कभी की जाती होगी, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा, क्योंकि अभी हमने जब ये पहला टिश्यू डाला है और उसके लिए भी हमें बहुत सारा ऑपरेशन करना पड़ा है, जब दूसरा डाला तब भी हमने ऑपरेशन किया है, तो अब तीसरा डालना, हालांकि डालते होंगे काफ़ी बार पर रेयर है, कम है। ठीक है, न्यूक्लियस इंजेक्शन के बाद ऑयस्टर्स की क्या किया जाता है, इसको पीरियडिकली रखा जाता है, रेयरिंग की जाती है, इसको एग्जामिन किया जाता है, इसमें क्या बदलाव आ रहे हैं या फिर कोई डेथ तो नहीं हो गया, कोई मरा तो नहीं है, इसको हटा दो अगर मर गया है तो। ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन होता है तो काफ़ी ऑयस्टर्स जो इसको झेल नहीं पाते हैं। ऑपरेशन में क्या होता है, ऑयस्टर्स के रिस्पॉन्स के रूप में एनिमल्स अक्सर न्यूक्लियस को हटा देते हैं और इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई अपना जो है बाहर से कोई ऐसे हमारा ऑपरेशन करके हमारे अंदर कोई न्यूक्लियस डाल दे, तो ऑयस्टर्स भी इनको हटा देते हैं। ऐसे करने वाले कुछ ऐसे ऑयस्टर्स होते हैं जिनकी पहचान कर ली जाती है एक्सरे फोटोग्राफी के थ्रू और इनको फिर बाद में इनके साथ कुछ किया जाता होगा, शायद इनको किसी और चीज़ में यूज किया जाता होगा। आगे हम पढ़ते हैं पोस्ट ऑपरेशनल रेयरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटेड जो ऑयस्टर्स को बॉक्स के जाल में जैसे ही नायलॉन मैश में रखा जाता है और 7 डेज के लिए इनको सी वाटर में रखा जाता है, फिर ऑयस्टर्स को रेयरिंग केज में रखा जाता है जो कि बैम्बू के बास्केट्स में से बने होते हैं, जिसमें परमानेंट कल्चर राफ्ट्स में इनको निलंबित कर दिया जाता है। प्रत्येक जो राफ्ट्स होते हैं वो 2000 पर्ल ऑयस्टर्स इनको कैरी कर रखते हैं और 18-20 मिनट्स के भीतर पर्ल जो होते हैं, मतलब 18 से 20 मंथ्स के अंदर जो है पर्ल जो होते हैं उनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें पूरे 18 से 20 मंथ्स लगभग लगते ही हैं।
अब है एनिमीज ऑफ पर्ल ऑयस्टर्स। इनके कौन कौन से एनिमीज हो सकते हैं, ठीक है। इनके नेचुरल एनिमीज जो होते हैं वो डेविल्स फिशेस होती हैं, ऑक्टोपस, हम ये भी मॉलस्का के होते हैं ऑक्टोपस वैसे, ठीक है। और भी कई जीव होते हैं, बारिश या फिर जो है जो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो ये भी इनके लिए अच्छा नहीं है। रेड टाइड भी इनके लिए अच्छा नहीं है। जो लाल ज्वार होते हैं ये भी इनके लिए खतरे की निशानी है, ठीक है। और भी बहुत कुछ इनके लिए खतरा हो सकता है, बारिश, बाढ़, डेविस फिशेस, बड़ी फिशेस जो होती हैं, इनको जो खाने वाली फिशेस होती हैं इनके लिए खतरनाक भी होती हैं। कभी कभी सी जो वीड्स होते हैं, बार्निकल्स होते हैं, इनकी वृद्धि की मात्रा से भी ये क्या होते हैं, ऑयस्टर्स किल्स हो जाते हैं, राइट। अब हम पढ़ लेते हैं ऑयस्टर का क्या कंपोजिशन है। 82 से 86% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नीन पाया जाता है। कॉन्चिलोनिन 10 to 14% इसमें कॉन्चिलोनिन पाया जाता है, और 2 से 4% इसमें वाटर पाया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। आपको वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं वर्मी कल्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।